नमस्कार। अब तक हमने समझा कि 1991 के बाद इंडिया ने इकोनॉमी को ओपन किया, फेरा की जगह फेमा आया और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने देश की डायरेक्शन ही बदल दी। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होता है, अगर इंडिया इतना डेवलप कर रहा है तो फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है? क्या उन्हें इंडिया की ग्रोथ पर डाउट है? नहीं। क्या उन्हें इंडिया के मार्केट साइज पर डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए इसे समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, सेविंग्स भी काफी हैं, फिर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? सवाल भी सही है, लेकिन इंडिया के फ्यूचर प्लान्स देखिए। हाईवेज, बुलेट ट्रेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इकोनॉमी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब प्रोजेक्ट्स 1 या 2 साल में कंप्लीट नहीं होते। इनमें हजारों करोड़ रुपए लगते हैं और रिटर्न भी कई साल बाद मिलता है। फाइनेंस की लैंग्वेज में इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पेशेंट कैपिटल कहा जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जो 10, 15 या 20 साल तक वेट कर सके। इसीलिए इंडिया ग्लोबल पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स और सोवेरियन वेल्थ फंड्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, पैसा कभी इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। कैपिटल हमेशा कैलकुलेशन करता है। जहाँ रिस्क कम दिखेगा और कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा, पैसा वहीं जाएगा। और इसीलिए सिर्फ ग्रोथ स्टोरी काफी नहीं होती, रूल्स पर भी भरोसा होना चाहिए। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड के मैनेजर हैं। आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट देखकर डिसीजन लेंगे? नहीं, आप कुछ और भी सवाल पूछेंगे। क्या मैं आसानी से इंडिया में पैसा ला सकता हूँ? अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या मैं अपना पैसा वापस ले जा सकता हूँ? फॉरेक्स के रूल्स कितने स्टेबल हैं? अगर कल कोई क्राइसिस आ गया तो गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करेगी? क्या रूल्स अचानक बदल सकते हैं? यहीं पर इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स को स्ट्रिक्ट रूल से प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें प्रॉब्लम होती है अनप्रेडिक्टेबल रूल्स से। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई रूल पहले से लिखा हुआ है, इन्वेस्टर उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेता है। लेकिन अगर रूल्स कब बदलेंगे और किस बेसिस पर बदलेंगे ये क्लियर ना हो, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है हायर रिस्क। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझते हैं। करेंसी मार्केट में कभी कभी रुपी बहुत तेजी से गिरने लगता है। अगर रुपी कॉन्टिन्यूसली वीक होता रहे तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, फाइनेंशियल मार्केट्स पैनिक कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल बैंक का काम ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है। कभी आरबीआई डॉलर सेल करता है, कभी लिक्विडिटी मैनेज करता है, कभी कुछ टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस भी ला सकता है, और ये सब इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है। लेकिन डिबेट इंटरवेंशन को लेकर नहीं है। डिबेट एक दूसरे पॉइंट पर है। अगर इंटरवेंशन हुआ तो उसका ट्रिगर क्या था, कितनी देर के लिए था, कब हटाया जाएगा, और किस कंडीशन में पॉलिसी नॉर्मल होगी। ये क्लैरिटी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब इन्वेस्टर की पोजीशन में खुद को रखकर देखिए। आज गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, 2 महीने बाद वही रेस्ट्रिक्शंस हटा भी देती है। फिर कुछ नए रूल्स आ जाते हैं, फिर उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज होगा ना, वो सोचेगा मैं अपनी प्लानिंग किस बेसिस पे करूं। फाइनेंस में इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी। हर पॉलिसी परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉलिसी प्रेडिक्टेबल जरूर होना चाहिए। इन्वेस्टर को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में रेगुलेटर किस तरह रिएक्ट करेगा। इसी को फाइनेंस में कभी कभी रिएक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर सिचुएशन ए होगी तो रेगुलेटर लाइकली एक्शन बी लेगा।
जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तब मार्केट में अननेसेसरी पैनिक कम होता है। अब हम इस पूरी डिस्कशन के सेंट्रल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन। इस डिफरेंस को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रोड पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप 65 की स्पीड से चलेंगे तो चालान कटेगा। सबको रूल पता है, ट्रिगर पता है, पेनल्टी पता है। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, रोड पर कोई स्पीड लिमिट ही नहीं लिखी। पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आप फास्ट थे या नहीं। हो सकता है 65 पर कुछ ना हो और हो भी सकता है कि 55 पर ही चालान कट जाए। अब बताइए कौन सी सिचुएशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरी। फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही डिबेट होता है। क्या रेगुलेटर्स के पास इमरजेंसी पावर्स होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हर क्राइसिस पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही ब्रॉड प्रिंसिपल्स भी क्लियर होने चाहिए। इमरजेंसी कब डिक्लेयर होगी, रेस्ट्रिक्शंस कितनी देर रहेंगी, उन्हें हटाने की कंडीशंस क्या होंगी, ये क्लैरिटी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ अच्छी पॉलिसीज से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रेडिक्टेबल इंस्टीट्यूशन से भी बनती है। तो अब तक हमने देखा कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स किस बात को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और रूल्स वर्सेस डिस्क्रिशन की डिबेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में हम समझेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, रेगुलेटरी रिस्क प्रीमियम। क्या सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से किसी देश को इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न देना पड़ सकता है? क्या इंडिया की कॉशियस पॉलिसी गलत है या उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजंस हैं? और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का फ्यूचर इंडिया के लिए कैसा, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का फ्यूचर इंडिया के लिए कैसा हो सकता है, इसी पर हम अगले पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।